और जो नए लड़के हैं, जो बिगिनर हैं, उनको भी मैं साथ में लेकर के चलूँगा, जिससे आपकी जो तैयारी है कम से कम सीबीटी 1 में आप मिनिमम 50 से लेकर के कम से कम 60 के आसपास में स्कोर कर पाएँ। इसका डिसएडवांटेज मुझे लगता है कि 80% लड़कों को देखने को मिलता है और इसमें कुछ लड़के ऐसे होंगे जिनका इसके कारण केवल इस पॉइंट के कारण जो है उनका सिलेक्शन नहीं होता है और मैंने अगर तैयारी की हुई है तब भी मेरे नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो मुझे किन-किन पॉइंट्स पे ध्यान देना है, कौन-कौन से चैप्टर को फिर से अच्छे से पढ़ना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। एएलपी 2026 के जो फॉर्म है सभी लोग मुझे उम्मीद है कि भर लिए होंगे और कुछ ही लड़के ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा होगा या फिर किसी का डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं होगा। कई लोग ऐसे हैं जिनका कास्ट सर्टिफिकेट अभी सेंट्रल का नहीं बन पाया हुआ है, तो वो लोग जल्दी ही बनवा करके और अपना फॉर्म जो है जिस भी ज़ोन से आप भरना चाहते हैं उस ज़ोन से जल्दी से डाल दीजिए, क्योंकि लास्ट के 2-4 दिनों में आपके जो फॉर्म हैं वो जल्दी फिल नहीं होते हैं और सर्वर का भी इशू रहता है, तो उसमें भी आपको समस्या देखने को मिलती है। ये वीडियो हमारा मेनली टारगेट रहेगा 2026 की वैकेंसी के लिए, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रहेगा। हालांकि अभी 2025 के सीबीटी 1 का जो आंसर की है आ गया है, उसके बाद से रिजल्ट उसका नहीं आया हुआ है, तो बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो लोग 2025 के सीबीटी 1 का भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो अगर कोई 2025 का भी फॉर्म भरा हुआ है और उसमें उनके सीबीटी 1 में मार्क्स बेहतर नहीं हैं, तो वो लोग 2026 की तैयारी में लग जाएं अभी से। और 2026 के फॉर्म भरने के बाद अभी से अगर आप तैयारी करेंगे तो देखिए कि इस बार का जो पेपर रहा है वो बहुत ही टफ रहा है। देखा जाए तो जिनके मैथ्स और रीजनिंग के उतनी पकड़ नहीं है तो वो लोग अच्छा पेपर नहीं कर पाए हैं, और जिनकी पकड़ इसमें बनी हुई थी वो बहुत अच्छा पेपर किए भी हैं। इस बार सिलेबस में थोड़ा सा चेंजेज है कि करंट अफेयर आपका नहीं पूछा जाएगा, उसकी जगह पे जनरल साइंस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इस बार मैथ्स और रीजनिंग का जो रेशियो रहा है वो बहुत ज़्यादा रहा है, तो अगर अगली बार भी ऐसा रहता है तो जिनके ये दोनों पोर्शन स्ट्रांग रहेंगे वही अच्छा स्कोर कर पाएंगे, और जिनका ये वीक रहेगा वो दिए हुए टाइम पे अपना पेपर भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो 2026 के लिए हम लोगों ने जो एप्लीकेशन पे जो गाइडेंस बैच शुरू किया हुआ है उसका आज हम लोग वीक 1 का टारगेट आपके सामने लेकर के आए हैं, और इसमें मैं डिटेल में बताऊंगा। ये वीडियो पूरा लगभग 40 से 45 मिनट का रहने वाला है, जिसमें मैं आपको तैयारी की शुरुआत कैसे करनी है उस पर हम बात करेंगे। कैसे कैसे आपको पहला स्टेप रखना है और इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, एकदम बेसिक से हम शुरुआत करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको अभी पहले वीक में कर लेना चाहिए। पहला वीक का हमारा जो टारगेट रहेगा बहुत बड़ा टारगेट नहीं रहेगा, और जो नए लड़के हैं, जो बिगिनर हैं, उनको भी मैं साथ में लेकर के चलूँगा, जिससे आपकी जो तैयारी है कम से कम सीबीटी 1 में आप मिनिमम 50 से लेकर के कम से कम 60 के आसपास में स्कोर कर पाएँ। तो जो हमारा 2026 का जो टारगेट बैच रहेगा उसमें हम लोग टेस्ट भी प्रोवाइड कराएंगे। हर एक वीकली टारगेट में कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस जो आपको हम कहें करने के लिए वो टेस्ट के फॉर्मेट में आपको दे दें। लेकिन कुछ क्वेश्चन अगर हम नहीं भी दे पाते हैं तो आप लोग उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप बुक से करिएगा। तो आइए मैं आपको स्क्रीन पे लेकर के चलता हूँ और मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या इस वीक में आपको करना है। जब ये फॉर्म शुरू हुआ था उससे पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था, उसमें मैंने कहा था कि इस बार हम लोग एएलपी 2026 का जो सीबीटी 1 का वीकली टारगेट है वो हम लोग रिजल्ट आने के बाद ही शुरू करेंगे। जो 2025 का भी सीबीटी 1 का रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन अभी जो है इसके रिजल्ट आने में कोई ऐसा डेट अनाउंस नहीं हो पा रहा है, और एएलपी 2026 का जो नोटिफिकेशन है उसका भी डेट अब समाप्त हो रहा है। ज़्यादातर जो लड़के, मुझे लगता है 80 से 90% लड़के अभी तक अपना फॉर्म भर चुके होंगे। तो मैं अब ये 2026 का जो वीकली स्टडी प्लान है वो शुरू करने जा रहा हूँ। आप लोग जानते भी होंगे कि द स्टूडेंट चैनल पे कोई भी ऐसा 15 दिन या 1 महीने का टारगेट नहीं रहता है कि जिसमें आपको एकदम सिलेक्शन को लेकर के सारे टारगेट कंप्लीट करा दिए जाएँ। जब से फॉर्म का शुरुआत होता है या फिर अगर सीबीटी 1 के कंप्लीट होने के बाद सीबीटी 2 का जब गाइडेंस शुरू होता है तो तुरंत सीबीटी 1 के एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के 1 हफ्ते बाद से ही शुरू कर दिया जाता है। मेरा मोटिव यही रहता है कि कभी भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वो स्लो प्रोसेस में होना चाहिए, लेकिन जितना भी टाइम आपको मिलता है अगर उतने टाइम में अगर आप धीरे धीरे करके भी पढ़ते हैं तो आपका सिलेबस एक बार नहीं कम से कम 2 से 3 बार कंप्लीट हो जाएगा और आप अच्छे से रिवाइज भी कर पाएंगे। और अब जो है आप जो भी वैकेंसी निकल के आ रही है उसका जो फाइनल मेरिट बन के आ रहा है तो उसके कट ऑफ देखिए। टेक्नीशियन के कट ऑफ 85, 86 इस तरह के कट ऑफ जा रहे हैं। एएलपी के जो पिछली बार के कट ऑफ आपने देखा होगा कितना ज़्यादा नंबर आपको लाने पड़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो लोग पॉइंट में या 1 नंबर 2 नंबर इस तरह से रह जाते हैं, हालांकि वो भी पढ़ने में बहुत बेहतर हैं। लेकिन अब वैकेंसी कम आने की वजह से क्या है कि आपको भी उतने नंबर लाने पड़ेंगे।
मतलब अगर एएलपी में भी कहा जाए तो आपको सीबीटी 2 और साइको के मिला करके अगर आपने टारगेट 80 का नहीं बनाया हुआ है, हालाँकि 80 से कम पे भी सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन कम से कम आप अगर आपने 80 का नहीं बनाया तो इतने नंबर लाने की तैयारी आप अभी से करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि इस नंबर तक जब आप पहुँचेंगे तभी आप श्योर हो पाएँगे कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो इन सब बातों का ध्यान रख करके जो भी लोग 2026 को टारगेट कर रहे हैं, अभी से पढ़ाई में लग जाइए। अभी देखिए 2025 के सीबीटी 1 का रिज़ल्ट नहीं आया है। मैं पहले वीक का जो टारगेट है अभी आपको दे दे रहा हूँ। इसके लिए आपको एप्लीकेशन में जो हमारा ग्रुप कॉल है, गाइडेंस है, वो सारा चीज़ वहाँ पे मिलता रहेगा। अभी उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बाकी दूसरे वीक का जो टारगेट है हम लोग सीबीटी 1 के 2025 के रिज़ल्ट आने के बाद हम लोग उसको शुरू करेंगे, ताकि किसी कारण से किसी का सीबीटी 1 में नहीं हो पाया है तो भी हमारे बैचेज़ में ज्वाइन हो करके इस गाइडेंस प्लान में पहले से लग जाए। तो इसीलिए आज से हम लोग वीकली स्टडी प्लान 2026 का वीक 1 का स्टार्ट कर रहे हैं। ये बहुत ही बेसिक रहेगा, इसमें बेसिक बातें हैं वो जो मैं तैयारी से शुरू करने से पहले वो मैं आपको बताना चाहूँगा, और कुछ मैं टारगेट दूँगा जो कि बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, उस टारगेट को भी मैं पूरा करने के लिए आपसे कहूँगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो मेन पॉइंट है, यहाँ की तैयारी को शुरू करने से पहले क्या-क्या बातें आपको जाननी चाहिए। हालाँकि ये सारी बातें मुझे लगता है 80 से 90% आपको पता ही होंगी। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में सभी को पता है कि 10 प्लस आईटीआई आपके पास होना चाहिए। उसके बाद से अगर आपके पास डिप्लोमा है तो भी चलेगा, इंजीनियरिंग है, बीटेक है वो तो भी आपका चलेगा। जो भी इसमें ट्रेड दिया रहता है उस ट्रेड से आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डिप्लोमा आपने सीएस से या सिविल से किया है तो वो एलिजिबल नहीं है। तो एलिजिबिलिटी को लेकर के नोटिफिकेशन आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। सभी से कहता हूँ जो लोग नए लड़के हैं, एक बार नोटिफिकेशन को आधे 1 घंटे लगेंगे उसको पढ़ने के लिए। 1 घंटे आप उसको अच्छे से पढ़ा करिए। हिंदी में भी अवेलेबल मिल जाता है, इंग्लिश में भी मिल जाता है। बैच में मैंने टेलीग्राम पे भी मैंने अपलोड कर दिया हुआ है। जो लोग नए लोग हैं, टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज़रूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ये एकदम फ्री है, द स्टूडेंट ऑफिशियल नाम से सर्च करेंगे तो उसमें 10,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है मैं समय से वहाँ पे देता रहता हूँ। कोई अगर वीकली टारगेट अपलोड हो जाता है उसके बारे में बताता रहता हूँ। रिजल्ट को लेकर के जो नोटिफिकेशन आती है बताता हूँ। कभी-कभी वहाँ पे भी ग्रुप कॉल होती है जिसमें बहुत सारे लड़के लोग जुड़ते हैं, तो उसमें भी आप जुड़ करके हमसे बातें कर सकते हैं। तो आप लोग ये ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमारा एग्ज़ाम प्रोसेस सभी लोगों को पता है। इसमें सीबीटी 1 होता है, सीबीटी 2 होता है और साइको का एग्ज़ाम होता है। ठीक है? इस बार से जो थोड़ा-सा चेंजेज़ है, सीबीटी 2 का जब फाइनल मेरिट बनेगा इसका 50% मार्क्स और साइको का 50% मार्क्स दोनों को मिला करके आपका फाइनल मेरिट बनेगा। इस पर भी हमने एक बहुत डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। जिन लोगों ने वो देखा है वो अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं देखा वो वीडियो जा कर के ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इसको लेकर के बहुत सारे चैनलों के द्वारा एक गलत बातें भी फैलाई जा रही हैं कि अब ये साइको का वेटेज बहुत ज़्यादा हो गया है, इससे मेरिट पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आधे नंबर या 1 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। और जो पहले मान लीजिए कि टॉपर के नंबर अगर मान लीजिए 82 नंबर रहते थे तो वो टॉपर 82 ना ला करके उसके मार्क्स जो है 81 और 80 के आसपास में बनेंगे। मतलब जो है कि जो कट ऑफ है, जो नंबर हाईएस्ट नंबर है, वो एक-एक नंबर आधा-आधा नंबर और पीछे की तरफ शिफ्ट होगा। ये नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पॉइंट आता है जॉब प्रोफाइल को लेकर के। जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था 2018 के समय में, तो उस समय बहुत ज़्यादा लोग इस पर वीडियो नहीं बनाते थे, लेकिन आजकल जो 2024 के पेपर में सेलेक्ट हुए हैं लड़के, वो बहुत ज़्यादा वीडियो इस चीज़ को लेकर के बना भी रहे हैं। और डेली लाइफ हो गया, ट्रेनिंग सेंटर्स हो गए और रूटीन हो गया, एलआर हो गया, सब कुछ वो लोग दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। तो आप ऐसे चैनलों को जा कर के देख भी सकते हैं, बहुत सारे वीडियोज़ आप वहाँ पे पड़े भी हैं। मैं जब अपलोड करता था उस समय तो बहुत ही गिने-चुने वीडियो देखने को मिलते थे, तो उस समय ही मैंने सारी चीज़ें इस जॉब के बारे में, कैसा इसमें ड्यूटी शेड्यूल रहता है, कैसे वर्क कल्चर है, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें एडवांटेज करे और डिसएडवांटेज करके सारा चीज़ मैंने बता भी दिया हुआ है। उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूँगा, आप लोग वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है सैलरी को लेकर के। तो सैलरी में आप सभी लोगों को पता है 1900 पे ग्रेड पे अगर आप टेक्नीशियन ज्वाइन करेंगे तो टेक्नीशियन से कहीं बेहतर सैलरी आपको एएलबी में देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें किलोमीटर अलाउंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो सैलरी जो है इस पे लेवल पे 1900 पे ग्रेड पे इतना ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा रेलवे में कि 1900 पे ग्रेड में कोई और इतना ज़्यादा सैलरी रेलवे में नहीं मिलता है। नेक्स्ट बहुत ही ज़रूरी चीज़ है फ्यूचर एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए टाइम निकलना। देखिए इस जॉब में अगर आप आ जाते हैं तो फ्यूचर में किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए टाइम बहुत ही मुश्किल है यहाँ पे निकालना, क्योंकि इतना ड्यूटी शेड्यूल टफ रहता है यहाँ पे कभी-कभी कि आप
ड्यूटी करने के बाद जब आते हैं तो घर पे आपको प्रॉपर रेस्ट करने का जो टाइम मिलता है उतने में अगर आप रेस्ट भी करेंगे तो रेस्ट करने के बाद फिर से नई साइकिल शुरू हो जाती है। 16 घंटे तक का मिनिमम रेस्ट आपको मिलता है, कभी-कभी वो 20 घंटे 30 घंटे भी रहता है। वीकली रेस्ट भी आपको मिलता है। लेकिन एक लंबी ट्रेन जर्नी के बाद जब आप घर पे आएँगे तो पढ़ने के लिए उससे पहले आपको जितना रेस्ट टाइम है उतना सोना, खाना-पीना और जो भी दैनिक क्रिया है वो करने के बाद आपके पास 2 घंटे 3 घंटे का ही समय मिलता है। उसमें अगर आप एंटरटेनमेंट को लगा देंगे तो आपके लिए बहुत ही कम, कभी-कभी समय 1 आध घंटे का मिल जाएगा, नहीं तो उतना भी नहीं मिलता है। और कभी और ये वीक में कोई ज़रूरी नहीं है कि हर ड्यूटी के बाद ऐसा टाइम मिले। तो फ्यूचर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए समय निकालना इसमें बहुत ही टफ़ है। कुछ लोग जो होंगे जो 2024 के सिलेक्शन के बाद अपना ड्यूटी शेड्यूल देख भी रहे होंगे। हालाँकि उन लोगों ने भी मेरे वीडियोज़ पहले देखे भी हैं। कुछ लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज वाली वीडियोज़ में कुछ लोग कहते भी हैं कि इसमें डिसएडवांटेज है तो इसको छोड़ दीजिए या फिर इस तरह की चीज़ें हैं। देखिए, जॉब लेना सबसे पहले प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए। लेकिन जो रियलिटी बात है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि फ्यूचर में किसी एग्ज़ाम की अगर आप कोई बड़े एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एलपी के जॉब के साथ प्रिपरेशन करना बहुत ही टफ़ है, लगभग नामुमकिन के बराबर है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा है मेडिकल क्राइटेरिया। मेडिकल क्राइटेरिया इसमें आप सभी लोगों को पता है कि A1 स्टैंडर्ड का मेडिकल इसमें लिया जाता है, जिसमें नियर और डिस्टेंस दोनों विज़न आपका जो है 6/6 का होना चाहिए, मतलब नियर का n/6 आपका होना चाहिए। इसमें विदाउट ग्लासेस आपको मतलब माँगा जाता है। कई लड़के हैं जो पूछते हैं ग्लासेस के साथ मेरा इतना है, 0.5 लगा है, 0.25 लगा है, इस तरह की चीज़ें वहाँ पे नहीं चलती हैं। बिना ग्लास के अगर आप 6/6 देख लेते हैं, कोई अदर ऐसी बीमारी नहीं है, शुगर-वुगर जैसी बीमारी नहीं है, तो आप इसमें मेडिकल क्राइटेरिया में आप फिट हो जाएँगे। अब बात करते हैं यहाँ पे शुरुआत कैसे करनी है। किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ये किसी एक एलपी के लिए बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये जेईई के भी लिए हो सकता है, टेक्नीशियन के लिए भी है, ग्रुप डी के लिए भी, सभी के लिए है। कभी भी किसी का एग्ज़ाम की आप शुरुआत करना चाहते हैं तो कम से कम अपने पास कम से कम 6 से 7 हज़ार, आज के समय में 6-7 हज़ार रुपये ऑनलाइन अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो मिनिमम आप इतना रख लीजिए। इतने में आप सारे कोर्सेज, बुक्स, स्टडी मटेरियल सारे आप परचेज कर सकते हैं। 6-7 हज़ार में सब कुछ हो जाएगा। ऑनलाइन में किसी का भी अगर आप कोर्स लेना चाहेंगे, सीबीटी 1 का कोर्स, तो हो सकता है कि 1,000 से लेकर के 2,000 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं जब सीबीटी 2 के टाइम पे अगर आप कोर्स लेंगे तो वो भी 1,000 से लेकर के 2,000 में आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब 1,000 से नहीं, 1,000 से कम में भी कई लोग प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आप 2 से 3 हज़ार रुपये का आप स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर, बुक्स जो भी हैं 2-3 पब्लिकेशन का आप लेना चाहें 2-3 हज़ार में, ये भी कंप्लीट हो जाते हैं। बस इसी चीज़ को आपको बार-बार रिपीट करके पढ़ना है। पीवाईक्यूज़ सारे इसमें हो जाएँगे। तो 6 से 7 हज़ार अगर आपके पास अमाउंट है, तो आप इस तैयारी को आराम से कर सकते हैं। इसमें 2-3 हज़ार और आगे पीछे करके करना चाहें, आप टेस्ट सीरीज और ये सारी चीज़ें लेना चाहते हैं तो आप ले करके इसमें कर सकते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है यहाँ पे कि बुक्स को अभी खरीद लेना चाहिए। अगर आप देखिए एलपी की तैयारी करना चाहते हैं तो पहले आप ये नहीं करिए कि सीबीटी 1 की पहले मैं परचेज़ करता हूँ, फिर सीबीटी 2 की बुक्स मैं परचेज़ करूँगा। ये गलत तरीका है। अगर देखिए कोई किताब आपको ख़रीदना है तो उसका डिसीजन आपको पहले ही ले लेना चाहिए। जैसे मैं कहूँ कि अगर मान लीजिए कि मैथमेटिक्स को लेकर के या फिर आप यूथ पब्लिकेशन का बुक लेना चाहते हैं, किरण पब्लिकेशन का बुक लेना चाहते हैं या फिर रुक्मिणी का लेना चाहते हैं, इनमें से कोई भी अगर आप बुक लेना चाहते हैं, आप मार्केट में जाइए, देखिए, और आपके पास अगर पैसा अवेलेबल है तो आप पहले ही ले लिया करिए। क्योंकि अगर आप 1 या 2 महीने बाद परचेज़ करते हैं कोई बुक्स, तो ऐसा तो है नहीं कि अगर ये 600 की अभी मिल रही है तो उस समय 200 रुपये मिल जाएगी। तब भी हो सकता है 600 में ही मिले या फिर हो सकता है 580, 590 में मिले, 10-20 रुपये आगे पीछे। लेकिन जो बुक आपके पास समय से रहती है तो आप उसके कुछ न कुछ चैप्टर्स पहले से ही पढ़ते हैं। तो बुक्स कभी भी किसी भी, जैसे मान लीजिए जेईई के भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जेईई में सीबीटी 1, सीबीटी 2 दोनों का बुक एक ही बार में आप परचेज़ कर लीजिए। और बेसिक मैं कह रहा हूँ, जैसे मतलब कम से कम हर एक सब्जेक्ट के एक-एक बुक आप पहले ही परचेज़ कर लीजिए। जो लोग ये गलती करते हैं कि सीबीटी 1 निकलने के बाद सीबीटी 2 के पर पैसा खर्च करेंगे, तो सीबीटी 1 मान लीजिए उनका नहीं निकलता है, तो देखिए इस बार अगर आपका सीबीटी 1 नहीं निकला तो अगली बार निकलेगा, उसमें वो बुक काम आएगी। तीसरा हमारा है कि ऑनलाइन बैचेज अगर यदि लेना है तो अभी ले लीजिएगा। कहने का मतलब है कि अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर किसी का आप ऑनलाइन बैच लेना चाहते हैं, तो बेसिक में अगर आप देखेंगे मार्केट में 600, 800, 1000 के कम से कम में आपको एक बैच मिल जाएगा, जिसमें कंप्लीट आपको मैथ्स भी देखने को मिल जाएंगे, रीजनिंग देखने को मिल जाएगा और साइंस देखने को मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि किसी का मैथ बढ़िया है तो उनके मैथ्स के बैच ले लीजिए, किसी का साइंस बढ़िया है तो उनके साइंस के बैच ले लीजिए, किसी का रीजनिंग बढ़िया है तो रीजनिंग के बैच आप उनके ले लीजिए। आप ये काम तीनों अलग अलग कोर्सेस आप अलग अलग टीचर्स के भी ले सकते हैं। इसमें आपको हो सकता है कि 100, 200, 300 रुपया आपको एक्स्ट्रा देखने को मिले, एक्स्ट्रा लग सकता है, लेकिन
इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको जो टीचर पसंद आ रहे हैं, उनके बैचेज़ आप ले रहे हैं। इसमें क्या है कि आपका समय बर्बाद नहीं होता है। कभी-कभी ये होता है क्या कि कोई कंबाइंड बैच अगर आप ले लेते हैं, जिसमें मैथमेटिक्स के टीचर बहुत अच्छे हैं और वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, सिलेबस को अच्छे कवर कर रहे हैं, लेकिन रीज़निंग उसमें अच्छे से समझ में आपको नहीं आ रहा है, या फिर साइंस आपको उसमें उसमें अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। तो आप भले ही इसमें मान लीजिए ₹800 का आपने पूरा कंबाइंड बैच ले लिया है, लेकिन अलग-अलग लेते तो मान लीजिए मैथ्स का 500 का पड़ता, साइंस का 500 का पड़ता, तो इसमें 200 का आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। लेकिन आप इस 200 के बचाने के चक्कर में आप अपना समय गँवा रहे हैं, जो कि बहुत ही कीमती है। एक बार किसी एग्ज़ाम में आपके 1 नंबर से रह जाते हैं, तो कम से कम आप इस एएलपी के एग्ज़ाम में, रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम में मैं बात करता हूँ, कम से कम आपके 2 साल के का नुकसान हो जाता है। क्योंकि अगली वैकेंसी आती है, उसके सारे प्रोसीजर्स होते हैं और चयन होने में कम से कम 1.5 साल से 2 साल लग जाता है आपका। तो सोचिए, एक 200-300 रुपए बचाने के चक्कर में जो बेहतर टीचर हैं, आप उनसे पढ़िए, उनका कोर्स ले लीजिए। अब आते हैं हमारे 4th नंबर का, जो कि बहुत ज़रूरी पॉइंट है। सीबीटी 1 का गाइडेंस बैच ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा। हमारा जो गाइडेंस बैच है, जो आपको देखने को मिलेगा अभी ₹49 में मैं इसको ऑफ पे रखा हूँ, और ये बढ़ कर के 79 के पास में चला जाएगा। तो आप अभी अगर आप जॉइन होंगे तो ₹49 में आप इस बैच में जॉइन हो सकते हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है द स्टूडेंट बाय सूर्य सर के नाम से। प्ले स्टोर में जाएँगे, सर्च करेंगे, इस चैनल के लोगों के साथ आपको एप्लीकेशन दिख जाएगा, जिसमें सीबीटी 1 का गाइडेंस बैच आप जॉइन करिएगा, जो 2026 का है। इसमें सबसे जो मेन फ़ायदा आपका है, मैं वो 3 पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो है, इसमें ग्रुप कॉल और स्ट्रिक्ट टारगेट फॉलो करना है आपको। अगर आप इस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, देखिए ₹49, ₹59 ये किसी के लिए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लड़कों को मैंने देखा है कि जो लोग बैच जॉइन कर लेते हैं और इसमें टारगेट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उसको उतना फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप जुड़िए तो उसको फॉलो करिए। ग्रुप कॉल में आपको जो भी आपके अंदर जो भी डाउट्स है, आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें उसमें डिस्कस की जाती हैं। हर एक वीक में एक ग्रुप कॉल होता है, कभी-कभी 2 ग्रुप कॉल भी होते हैं, तो वहाँ पे आप हमसे बातें कर सकते हैं। ये ऐसा किसी के भी बैच में आप 1000, 2000 किसी भी बड़े टीचर के बैच में आप जा कर के जॉइन हो जाइए, वो आपको पर्सनली इस तरह से गाइड नहीं करेंगे, जो कि आपको यहाँ पे ₹49 में आपको देखने को मिलेगा। तो ये सबसे ज़्यादा इसका इस बैच का एडवांटेज है आपके साथ। उसके बाद से हमारा है स्ट्रिक्ट टारगेट फॉलो करने का। जो भी हम वीकली टारगेट यहाँ पे आपको अभी दे रहे हैं, इसको आपको 1 वीक में कंप्लीट करना होता है। इससे पहले हम लोग जो भी टारगेट देते थे, जैसे हम लोग लिखते थे कि मैथमेटिक्स में आपको इस चैप्टर से कम 100 क्वेश्चन करने हैं, 50 क्वेश्चन करने हैं, 70 क्वेश्चन, जो भी हम टारगेट देते थे। लेकिन इस बार से हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी टारगेट हम देंगे, उसको एप्लीकेशन में, इसी बैच में आपको वो सेक्शन मॉक टेस्ट के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको उस चैप्टर के उतने क्वेश्चन टाइप वाइज करके आपको देखने को मिलेंगे, और उसको आपको करना है। जो भी हम लोग टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि उसमें हम लोग सॉल्यूशन नहीं आपको देंगे। बहुत सारे आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए होंगे, जिसमें आपको हर एक क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशन देखने को मिलते होंगे, लेकिन हम लोग सॉल्यूशन नहीं देंगे। और सॉल्यूशन न देने के पीछे मेरा मोटिव यही है कि कभी भी आप लोग टेस्ट की जब एनालिसिस करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैथमेटिक्स के मैंने एक टेस्ट बनाया हुआ है जिसमें 50 क्वेश्चन है, जिसमें से आप 30 क्वेश्चन कर ले रहे हैं बहुत अच्छे से, 20 क्वेश्चन आपके या तो छूट गए हैं या गलत हुए हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो इन 20 क्वेश्चनों को आपको खुद से ढूंढना है, उसका सॉल्यूशन करना है, बुक से देखना है, गूगल करने हैं, और उसके सॉल्यूशन को आपको देखना है। और उस सॉल्यूशन को देखने के बाद जब आप उसको नोट करते हैं, लिखते हैं, और इसके ढूंढने में जितना आप मेहनत करते हैं, तो आपकी एक्चुअल जो एनालिसिस है वो पूरी होती है। तो ये काम इसीलिए किया गया है कि सॉल्यूशन न दे करके आप उससे खुद सॉल्यूशन ढूँढवाने के लिए ये काम किया जा रहा है। तो आप इसको ऐसे मत लीजिएगा कि सॉल्यूशन नहीं दिया गया है तो ये टेस्ट बेकार है। टेस्ट, अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्यूशन से रिलेटेड बहुत सारे टेस्ट हैं, वहाँ पे आप सॉल्यूशन उसको देखिए, उसको सॉल्व करिए, सॉल्यूशन भी दीजिए। जो हमारे प्लेटफॉर्म पे टेस्ट्स हैं, वो उसमें सॉल्यूशन न देने से आप उसको दे करके देखिए और उसके एनालिसिस करके देखिए किस में ज़्यादा आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। और आपको पता चलेगा कि जब सॉल्यूशन नहीं रहता है तो आप अपना दिमाग लगाते हैं, आप सोचते हैं, क्वेश्चन को कई तरह से करने का सोचते हैं, और इससे आपका दिमाग खुलता है। क्योंकि सॉल्यूशन दे देने से क्या हो रहा है कि लड़का कभी भी टेस्ट देता है, 30 क्वेश्चन गलत होते हैं, उसके सॉल्यूशन देख लेता है और समझ जाता है कि हाँ ऐसे-ऐसे ये हो रहा है। फिर वही क्वेश्चन आ रहा है, गलत हो जा रहा है, उसमें थोड़ा-सा चेंज हो रहा है, गलत हो जा रहा है क्वेश्चन। तो इससे उसका इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया हुआ, पहले मैं सॉल्यूशन दे रहा था, लेकिन हमने डिसाइड किया कि सॉल्यूशन वाले टेस्ट बहुत ही मार्केट में अवेलेबल हैं। आपको सॉल्यूशन वाले चाहिए तो आप वहाँ जा करके 600, 700, 800 का वहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन हमारे 49 में ही आपको जो टेस्ट मिल रहा है, जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर के आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसको छाँट करके जब हम आपके सामने ला रहे हैं, तो उसका सॉल्यूशन आपको खुद करना है, ढूँढना है। इसमें समय तो लगेगा, लेकिन आपके मार्क्स बढ़ेंगे, इससे इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा कि जो भी टेस्ट दिया जाएगा उसको आपको पूरा करना है। जो भी हम टारगेट देंगे उसमें जो टेस्ट देंगे कि ये क्वेश्चन आप इसमें टेस्ट में जा करके दीजिए, उसको पूरा करना है आपको।
नेक्स्ट हमारा अलग एक क्लोज ग्रुप रहेगा जिसमें पीडीएफ और डिस्कशन के लिए रहेगा। जो भी लोग हमारे इस बैच में ज्वाइन होते हैं उसके लिए अलग से एक क्लोज ग्रुप हम लोग टेलीग्राम पे बना देते हैं, जहाँ पे वीक में हमारा ऑडियो कॉल रहता है, पीडीएफ्स भी जो भी जहाँ से मिलता है स्टूडेंट को मिलता है, वहाँ पे फालतू बातें नहीं होती क्योंकि हम बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से वहाँ पे चीज़ों को रखते हैं। जो हमारा मेन ग्रुप है द स्टूडेंट ऑफिशियल, उससे अलग हमारा वो ग्रुप है कि जो हमारे बैचेस से जुड़े हुए हैं लोग, उनका अलग ग्रुप रहता है। उसमें जो भी सवाल आते हैं पहले मैं उनको देखता हूँ, और वो लोग हमारे बैच से जुड़े हुए हैं तो एप्लीकेशन में भी वो लोग चैट का ऑप्शन रहता है, मुझे मैसेज करते हैं तो वहाँ पे मैं रिप्लाई करता हूँ। ये आपको एडवांटेज इस बैच में देखने को मिलेगा। ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी इसलिए हो रहा है कि क्योंकि ये पहला वीक का टारगेट है, और शुरुआत करने से पहले मैं कुछ बातों को आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो इन बातों का पहले ही आप ध्यान रखिए। अब आपको ध्यान देना है कि कहाँ पे आपको सतर्क रहना है, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है किसी भी एग्जाम को तैयारी शुरू करने से पहले। सबसे पहला है कि यहाँ पे रील देखने वाले लोग जो बार-बार ब्लॉग देखते हैं उससे मोटिवेट होते हैं। देखिए ये ना चाहते हुए भी अगर आप मोबाइल चलाते हैं तो इस तरह के वीडियोज़ आपके सामने आ जाते हैं, क्योंकि आजकल रेलवे से रिलेटेड बहुत सारे मतलब ब्लॉग्स आ गए हैं, और केवल रेलवे एम्प्लॉय ही नहीं, उनकी फैमिली के लोग भी आजकल बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बना रहे हैं और उनके पास भी अच्छा खासा फॉलोअर्स हैं, और उनके वीडियोज़ पे भी व्यूज़ बहुत अच्छे खासे आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या है कि अगर आप स्टडी से रिलेटेड वीडियो देखते हैं, अगर कहीं से भी अगर आप उस तरह के वीडियोज़ में आप लाइक या फिर कमेंट करते हैं, तो आपको उस तरह के वीडियोज़ फिर से सजेस्ट में आने लगता है, सजेशन में, और आपको आपका फीड जो है उससे भर जाता है। तो ऐसे में आप ब्लॉग के साइकिल में जब आप एक बार घुस जाते हैं तो आप उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका सिलेक्शन बहुत ही टफ हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा निकालना इस एग्ज़ाम को। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप ऐसे वीडियो चाहें तो आप उसको नॉट इंटरेस्टेड करके हटा भी सकते हैं, चाहे फिर अगर आपने उसको सब्सक्राइब या फॉलो करके रखा हुआ है जो आपका टाइम बर्बाद करते हैं, तो उसको आप अनफॉलो या फिर उसको अनसब्सक्राइब करके रखिए। ये मैं आपके लिए कह रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है अगर आप उनके वीडियो से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, आपको लगता है कि मैं उनके वीडियो देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा मोटिवेट रहता हूँ और उनका आज वीडियो मेरे फीड में आ जाता है तो मैं तुरंत 1 घंटे या 4 घंटे पढ़ने लग बैठ जाता हूँ। तो ये तो ठीक है, चलिए कि उनके वीडियो आते हैं तो आप 4 घंटे पढ़ने लग जाते हैं। लेकिन अगर आप उनके वीडियो देखते रहते हैं, बस आप उस 2 मिनट या 3 मिनट के लिए आप मोटिवेटेड रहते हैं, फिर उसके बाद से फिर से नया स्क्रॉल करने लगते हैं, तो ये आपका टाइम बर्बाद करने वाला है। और अगर आप ये बात खुद में समझ नहीं पा रहे हैं तो फिर आप ही जानें आपका सिलेक्शन कैसे होगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि रील से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। ये बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट बात है कि आजकल लॉन्ग वीडियोज़ कोई भी देखना नहीं पसंद करता। हालाँकि मैं भी लॉन्ग वीडियोज़ देखना थोड़ा-सा अवॉइड कर रहा हूँ, लेकिन रील्स पे भी मेरा भी ज़्यादा टाइम मतलब वेस्ट होता है। लेकिन ये गलत तरीका है, मैं खुद भी बता रहा हूँ और मैं भी कई बार रील्स बनाता हूँ, लेकिन मैं आपसे कभी भी नहीं कहूँगा कि आप रील से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए। छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशन होती हैं, जैसे मान लीजिए रिजल्ट आना, नोटिफ़िकेशन आना, ये ठीक है कि आपको रील से पता चल गया। लेकिन कभी भी नोटिफ़िकेशन की डिटेल आपको रील से पता तो चल गई है, लेकिन वो लोग रील्स में ही चीज़ों को ढूँढ रहे हैं। ये गलत चीज़ है। नोटिफ़िकेशन की रील्स आपको पता चल गई है, तुरंत आप नोटिफ़िकेशन ओपन करिए और नोटिफ़िकेशन को पूरा पढ़िए। लेकिन अगर आपको उस टॉपिक पे डिटेल एनालिसिस चाहिए या फिर उसको अच्छे से समझना चाहते हैं, तो लॉन्ग वीडियो देखने की कोशिश करिए। जो इन्फॉर्मेटिव है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तीसरा हमारा पॉइंट है कि स्वयं का दिमाग ना लगा करके यूट्यूबर्स की बातों में जल्दी आ जाने वाले लोग भी अपना टाइम बर्बाद करते हैं। ये भी बहुत ज़रूरी है आजकल के समय में, मैं देख रहा हूँ। फॉर्म भरने से लेकर के और डीवी, मेडिकल सब कुछ, अपना भी दिमाग कुछ लगाया करिए। बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी एक दौर ये ख़त्म हो चुका है, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि इस तरह के ट्रेंड पिछले कई सालों से मैं देखता था कि रेलवे के एग्ज़ाम जब होने वाले रहते तो एक फ़ेक नोटिफ़िकेशन आते थे, और यूट्यूबर क्या होता है कि वही यूट्यूबर जो है कि नोटिफ़िकेशन को पढ़ के बताता था और उसमें बताता भी था कि ये नोटिफ़िकेशन फ़ेक है। कब बताता था? जब वीडियो के 7 मिनट या 8 मिनट कंप्लीट हो जाते थे, तब बताता था कि इस कारण से ये नोटिफ़िकेशन फ़ेक है, व्यूज़ के चक्कर में। और इस पर भी यूट्यूबर्स ने बहुत ज़्यादा लोगों के समय बर्बाद किए हैं, और अब वो ट्रेंड चल नहीं रहा है तो अब वो फेक नोटिफिकेशन नहीं आते हैं, कभी भी नहीं आते हैं, क्योंकि रेलवे उस तरह के नोटिफिकेशन जारी नहीं करती थी। वो बड़े यूट्यूबर खुद ही अपना वो फेक नोटिफिकेशन बनाते थे, और मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये एकदम जिनको आप बहुत अच्छा मानते हैं वैसे वैसे टीचर्स को, लोगों को मैंने देखा है कि उस नोटिफिकेशन पे बच्चों का समय बर्बाद किया है उन लोगों ने। तो कम से कम इतना तो आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सी वीडियो हमारे लिए इन्फॉर्मेटिव है, कौन सी वीडियो हमारे लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है। मैं एक सीधा एग्जांपल बता रहा हूँ कि जैसे बहुत बड़े टीचर्स हैं, जैसे मान लीजिए कि राकेश यादव हो गए, चाहे अपने मैथ्स हो गए, गगन हो गए, या फिर आप नवीन सर हो गए, बहुत से अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। मैथ्स के हो गए, चाहे रीजनिंग के हो गए, चाहे जीके जीएस के हो गए। इन सब लोगों के जो वीडियोज़ आप देखेंगे, आप देखेंगे कि जो पढ़ाने वाले वीडियो हैं वो कम वायरल होते हैं, जो कंट्रोवर्शियल वीडियोज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी वायरल हो जाते हैं, और लड़के उनको ज़्यादा देखते हैं, उस वीडियोज़ को ज़्यादा देखते हैं। अब उसी में से जो लड़का है जो उस वीडियोज़ को इग्नोर करके उनके पढ़ाए हुए प्लेलिस्ट को ज़्यादा देखता है,
वो उनका लाभ ले पाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टीचर ख़राब हैं चाहे बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं। सभी टीचर बढ़िया हैं, लेकिन उनके आप पढ़ाए हुए वीडियोज़ अगर आप देखेंगे तब उनका फ़ायदा आप ले पाएँगे। उनके कंट्रोवर्शियल ये वाले वीडियोज़ में ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला-चिल्ला करके बोलते रहते हैं, वो आपका टाइम बर्बाद करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि सीबीटी 1 के समय ही आपको ट्रेड के 3-4 ईज़ी चैप्टर पढ़ लेना है। अगर जो स्टूडेंट है जो सीबीटी 1 की तैयारी के समय ही अपने ट्रेड को समझ नहीं पा रहा है, ट्रेड से रिलेटेड बुक्स कलेक्ट नहीं कर पा रहा है और उसके 2-3 चैप्टर पढ़ नहीं पा रहा है, अगर उसके पास समय है तो बाद में उसके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। इस बार देख रहा हूँ कि सीबीटी 2 के एग्ज़ाम होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और अभी सीबीटी 2 के एग्ज़ाम का कोई भी ऐसा नोटिफ़िकेशन नहीं आया हुआ है। तो इसलिए मान के चलिए कि अभी सीबीटी 2 के लिए बहुत अच्छा खासा टाइम मिल गया है। अगर किसी ने सीबीटी 1 के समय भी नहीं पढ़ा होगा ट्रेड या फिर बेसिक साइंस, तो वो इस समय कम से कम अगर उसने अच्छे से तैयारी की होगी तो 2 बार वो रिवाइज़ कर चुका होगा। मैं सीधी बात कर रहा हूँ। तो अगर इस तरह का टाइम फ्यूचर में नहीं मिलता है तो आपको सीबीटी 1 में ही कम से कम अपने ट्रेड का 3 ईजी चैप्टर 3 से 4 ईजी चैप्टर पहले ही कंप्लीट कर लेने चाहिए। और इससे आपको ये आइडिया लग जाता है कि सब्जेक्ट का पता हो जाता है और बेसिक बेसिक चीज़ें पता हो जाती हैं। सब्जेक्ट का रफली आइडिया चल जाता है कि मेरा सब्जेक्ट क्या कहता है, किस तरह के क्वेश्चन बेसिक बेसिक आते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 1-2 सेट अगर आप लगा लेते हैं तो आपको आइडिया लग जाता है कि इन चैप्टर को मुझे ऐसे-ऐसे पढ़ना है, नोट्स बना लेना है। ये लड़का जो करता है तो उसको एडवांटेज मिलता है एक बेहतर तरीके का कि जब आप सीबीटी 1 का पेपर कंप्लीट कर लेते हैं, जब एग्ज़ाम हो जाता है तो तुरंत टेस्ट सीरीज़ में भी इंक्लूड हो जाता है, टेस्ट सीरीज़ देना शुरू कर देता है सीबीटी 2 का और उसके मार्क्स धीरे-धीरे बढ़ने शुरू हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो सीबीटी 1 तक नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमारे टारगेट में इंक्लूडेड रहेगा कि हम पहले ही 3-4 चैप्टर्स का हम टारगेट देंगे, लेकिन अभी शुरुआत में नहीं देंगे, वो लास्ट के 5वें-6वें वीक का टारगेट कंप्लीट होने के बाद हम लोग उसको सीबीटी 2 के अपने ट्रेड के भी एक-एक चैप्टर इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि जो लड़का रेगुलर क्लास नहीं करता है, उसका भी नुकसान होता है और वो सिलेक्शन नहीं ले पाता है। देखिए, जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, कम से कम आप रेगुलर क्लास लिया करिए। आपको टारगेट बना कर के चलना है कम से कम 8 से 10 घंटे की पढ़ाई का। अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं मतलब सीबीटी 1 की तैयारी के 2026 का, तो आप 6 से 8 घंटे का भी टारगेट बना सकते हैं। लेकिन जब एक समय आता है, जब डेट अनाउंस हो जाती है, तब उस समय 8 से 10 घंटे का आपको टारगेट बना के चलना है। अगर आप डेली 6 से 8 घंटे का टारगेट बनाएँगे, मतलब 6 घंटे का अगर आप टारगेट बनाते हैं, तो सोचिए कितना मिनिमम टाइम है। दिन में सुबह 3 घंटे, शाम में 3 घंटे। क्या है, आपके 24 घंटे में 6 घंटे आपको पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, तो आप बहुत आसानी से अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएँगे और स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि हमारा कि सबसे पहले वो लड़के जो थोड़ा-सा अलर्ट हो जाएँ कि जो पाई-पाई पैसा बचाने के चक्कर में रहते हैं। होता क्या है कि कोर्स ना लेना, बुक्स ना खरीदना, टेस्ट सीरीज़ ना लेना, ये बहुत ही भारी पड़ता है उनको और एक न एक दिन अंत में इन्हें ये सारा काम करना पड़ता है। कोर्सेज़ भी उनको लेने पड़ते हैं, बुक्स भी उनको सारा परचेज़ करना पड़ता है और टेस्ट सीरीज़ भी परचेज़ करना पड़ता है। जो कि मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर आपको बुक्स लेना है, कोर्सेज़ लेने हैं, टेस्ट सीरीज़ लेनी है, तो आप पहले ही ले लीजिए। मतलब अगर आपको इस पे थोड़ा-सा अध्ययन करना है कि किसका कोर्स बेहतर है, क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें तो ग्रुप कॉल में बताई ही जाती हैं कि किनका बेहतर है, किनका नहीं बेहतर है और किसको कौन-सा कोर्स लेना चाहिए। लेकिन उसका काम आपको 1 हफ़्ते 10 दिन में कर लेना चाहिए कि हाँ, ये बुक मुझे लेना है, 8-10 दिन में मुझे डिसाइड कर लेना है। वो बुक परचेज़ करके पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जब सीबीटी 1 का एग्ज़ाम कंप्लीट आता है, तब बहुत सारे लड़कों को मैंने देखा है कि बुक्स लेना शुरू करते हैं। बुक्स कौन-सी, कभी ऐसे ही रफ़ली पीवाईक्यूज़ ले लिया है, उसके बाद से कुछ नहीं लिया हुआ है। तो उसके बाद से क्या करते हैं, साइंस की बुक लेते हैं, लूसेंट लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, लेकिन कब वो एग्ज़ाम कंप्लीट आने के मतलब एग्ज़ाम नज़दीक आने के समय। तो पैसा तो वो लगा रहे हैं, लेकिन वो कोई फ़ायदा नहीं है या फिर उस समय ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो पहले अगर आप ले लेते हैं कुछ न कुछ धीरे-धीरे करके पढ़ते रहेंगे, तो उस समय वो चीज़ें आपको नई नहीं लगेंगी। किताबें आपको पहले से पढ़ी रहेंगी, ट्रिक उसमें लगा रहेगा, अंडरलाइन किया हुआ होगा, हाइलाइट किया गया होगा, तो वो आपके लिए फ़ायदा रहता है। तो इसीलिए जो पैसा बचाने की कोशिश करते हैं, पाई-पाई पैसा बचाने की मैंने देखा है कि ₹29, ₹40, ₹50 तक का भी मेरे गाइडेंस बैच में लोग इतना क्वेरी करते हैं और इतना चीज़ ढूँढते हैं उसमें कि पूछिए मत। आप 40-50 रुपए में जो कुछ हम दे रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। किसी और बैच में हो सकता है 1000-1200 वाले में भी कुछ चीज़ें मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कि वहाँ पे आपको हो सकता है 5000 भी वहाँ पे दे दीजिए, आपको वो ना मिले। लेकिन बहुत सारी चीज़ें उनके भी बेहतर हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो आप इस तैयारी को करना चाहता है कि उसको एक बेहतर गाइडेंस मिले और बेहतर तरीके से वो अपनी तैयारी कर पाए, लेकिन स्लो प्रोसेस में। कोई मैं ऐसा जादूगर नहीं हूँ कि जो आपको 1 महीने 2 महीने में आपको मतलब सिलेक्शन दिला पाऊँ और सिलेक्शन की गारंटी मैं किसी को देता भी नहीं हूँ। हमारे बैच से जुड़ने से आपको जो नंबर हैं, उसमें कम से कम 6 से 8 नंबर का मिनिमम आपको इंक्रीज़ देखने को मिलता है और बहुत सारे लड़के जो हमारे वीकली टारगेट को फॉलो किए हैं, जिन्हें कुछ नहीं आता था, वो धीरे-धीरे करके उनका सिलेबस कंप्लीट होने लगा, चीज़ों को समझ में आने लगा कि हाँ, ये धीरे-धीरे से सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन वो तब है जो हमसे
पहले वीक से जुड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं 10वें वीक पर आ गया हूँ और वो लोग 8वें वीक में 9वें वीक में जा कर के जुड़ रहे हैं। तो जुड़ने पे क्या होगा कि मैं उन सब चीज़ों को मैं पीछे से लेकर के नहीं चल सकता। जो हमारे साथ पहले वीक से जुड़ा हुआ उसका मैं टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप डिसीज़न ले लीजिए कि अभी जुड़िए। नहीं जुड़ना चाहते हैं तो ये ₹50 कोई बड़े मायने नहीं रखता। आप बिल्कुल भी मत जुड़िए, क्योंकि 10वें वीक में अगर आप जाके जुड़ेंगे तो हम उस ₹50 में क्या आपको दे देंगे? पर्सनल फ़ोन करके तो गाइड नहीं कर पाएँगे। तो इसीलिए हमारे साथ चलिए और धीरे-धीरे करके हम सीबीटी 1 आपका बहुत अच्छे मार्क्स से आपका क्लियर करा देंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 7th नंबर का, रिवीजन न करने वाले लोग। इसका डिसएडवांटेज मुझे लगता है कि 80% लड़कों को देखने को मिलता है और इसमें कुछ लड़के ऐसे होंगे जिनका इसके कारण केवल इस पॉइंट के कारण जो है उनका सिलेक्शन नहीं होता है। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो इस पॉइंट के कारण से उनके 2-3 नंबर कम हो जाते हैं। कभी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा और हर एक क्वेश्चन आपको डाउट क्रिएट करेगा। जब आप रिवीजन करते हैं आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, मॉक टेस्ट में आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। पढ़ा हुआ क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आता है तो जब 1-2 पॉइंट मिस हो जाता है तो उसकी वजह से पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। तो रिवीजन आपको हर एक वीक में करना है। अगर आप 1 वीक में 7 दिन पढ़ रहे हो तो आप 1 दिन कम से कम ये रखो कि आप रिवाइज़ करो। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो कल का जो पढ़ा रहता है अगले दिन वो क्या करते हैं कि मॉर्निंग में 1 घंटा 2 घंटा उसका रिवीजन भी करते हैं जो कल उन्होंने पढ़ा है। लेकिन ये थोड़ा-सा टफ होता है। सबसे डिफ़िकल्ट काम भी ये होता है रिवीजन करना, क्योंकि हर एक स्टूडेंट चाहता है मैं पहले सिलेबस कंप्लीट करूँ। रिवीजन उसे पता नहीं क्यों बोरिंग लगता है। रिवीजन तो बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप कल कोई ए से जेड तक कोई टेबल अल्फ़ाबेट ही पढ़े हैं, तो उसको रिवाइज़ करने जब आप जाएँगे तो वो बहुत कम टाइम में वो रिवीजन हो जाता है। लेकिन रिवीजन करना कोई चाहता नहीं, पता नहीं क्यों वो थोड़ा-सा बोरिंग लगता है। तो ये काम सबसे पहले किसी भी हालत में आपको ये काम करना है कि अगर आप 10 दिन, 7 दिन, 8 दिन जो भी आपके पास टाइम है, उसके एक इंटरवल के बाद आप रिवीजन ज़रूर ही करिए। जो चीज़ आपने पढ़ी है, टेस्ट सीरीज़ आपने दिया है, जो आपने नोट्स बनाया है, उसका रिवीजन करिए। इससे क्या होगा कि कहीं किसी एग्ज़ाम में मॉक में आपके अगर मान लीजिए कि 75 में 40 नंबर आ रहे हैं, तो रिवीजन करने से आपके 40 से ऑटोमेटिक आपका 42-43 नंबर हो जाएगा। तो 2-3 नंबर ऐसे ही करके धीरे-धीरे करके आपका नंबर बढ़ेगा और ये काम मैं आपको ग्रुप कॉल में और कैसे रिवीजन करना है और रिवीजन का भी टारगेट हम लोग प्रोवाइड आपको कराएँगे। अभी तक हमने जो भी बातें बताई हैं, कैसे हमें इस तैयारी की शुरुआत करनी है, उस पर हमने डिटेल में बातें बताया। अब हम बात करते हैं कि इस वीक में हमें क्या-क्या चीज़ें करनी है, बुक्स कैसे परचेज़ करना है और क्या-क्या हमारा इस वीक में टारगेट रहेगा, वो मैं आपको बताऊँगा। ध्यान रहे कि जो भी ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ, दोनों पीडीएफ आपको ये सारा एप्लीकेशन में जो बैच है, द स्टूडेंट बाय सूर्य सर का, सीबीटी 1 का जो गाइडेंस बैच है 2026 का, उसमें ये पीडीएफ भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ये दोनों पीडीएफ जो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा कर के बता रहा हूँ, ये दोनों पीडीएफ वहाँ पे जब मिल जाएगा, इससे क्या होता है कि बार-बार आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कि पहले वीक में जो चीज़ें कही गई हैं, क्या-क्या चीज़ें कवर करना है। एक बार वीडियो देखने के बाद आप वो केवल पीडीएफ को एक बार रीड करेंगे और आप समझ जाएँगे कि क्या-क्या चीज़ें मैंने कर लिया है और क्या-क्या चीज़ें मुझे अभी और करना है। क्योंकि अगर आप खुद से एक डेली रूटीन प्लान बनाते हैं या फिर वीकली रूटीन प्लान बनाते हैं, तो कहीं न कहीं आप लिख कर के रखते हैं। वो काम हम आपको दे रहे हैं कि वीकली जो हम टारगेट बना रहे हैं, उसको पीडीएफ के फॉर्म में आपको एप्लीकेशन में उस बैच में अपलोड कर दिया जा रहा है। अब आते हैं बुक्स को लेकर के, क्योंकि मैंने पहले भी कह दिया है कि बुक्स आपको पहले परचेज़ कर लेना है। सबसे पहला आपको काम करना है कि एएलपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पेपर आपको कलेक्ट कर लेना है, जो कि कोशिश रहा है हमारा कि 2025 में जो अभी सीबीटी 1 के पेपर हुए हैं, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए। हालाँकि अगर इस पे बुक्स नहीं आई हुई है, तो आप ऑनलाइन भी अगर आप सर्च करेंगे, तो सीबीटी 1 2025 के जो पेपर हुए हैं, उसका पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगा और सारे पीडीएफ आपको डाउनलोड करके रख लेना है, क्योंकि इस वीक में हमें टारगेट में यही रखना है कि हमें सारा 2025 का सीबीटी 1 का पेपर आपको पहले करना है, क्योंकि इस बार के सीबीटी 1 के पेपर में मैथमेटिक्स और रीजनिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिला है और जिनका ये पोर्शन स्ट्रांग था, उन लड़कों ने 50 प्लस 55, 60 इस तरह का स्कोर किया हुआ है। जिनका स्ट्रांग नहीं था, कई लोगों ने पेपर ही पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाया। तो ये आपको इस बार ध्यान देना है कि पहले हमें ये पेपर सारा देखना है। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे होंगे, उनसे भी मैं कहूँगा कि कम से कम आप अपने ही जो सीबीटी 1 के पेपर दिए हुए हैं 2025 के, उसके कम से कम 6-7 पेपर आप खुद देख कर के जाइए, जिससे उसमें के मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन का आपको आइडिया लग जाए। नेक्स्ट हमारा है कि मैथ्स का जो बुक है वो चैप्टर वाइज एक बुक आपके पास होना चाहिए, जिसमें टाइप वाइज क्वेश्चन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी आपको दिए हों, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तो सारे सेट अवेलेबल रहते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस
और करंट अफेयर सब मिला करके रहता है। इस बार तो करंट अफेयर को सिलेबस से हटा दिया है, केवल और केवल साइंस के क्वेश्चन वो देगा। और CBT 1 के 2025 वाले पेपर में तो साइंस बहुत ही कम ही आया था, ज़्यादातर मैथ्स और रीजनिंग दे दिया हुआ था। तो सिलेबस के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस बार करंट अफेयर आपको नहीं पढ़ना है, मतलब ALP के लिए तो नहीं पढ़ना है। लेकिन देखिए, जितने भी लोग तैयारी करते हैं, केवल ALP की तैयारी नहीं करते हैं, वो लोग NTPC की भी तैयारी करते हैं, पेपर देते हैं, टेक्नीशियन का भी पेपर देते हैं, JEE का भी कई लोग हैं जो डिप्लोमा किए हैं या फिर BTech किए हुए हैं, तो लोग JEE का भी पेपर देते हैं और इसमें करंट अफेयर का वेटेज रहता है। तो आप देखिए, अगर आप केवल ALP को लेकर के टारगेटेड हैं तो आप करंट अफेयर को स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसके अलावा भी पेपर दे रहे हैं तो आपको साथ ही साथ करंट अफेयर के लिए भी डेली कम से कम आधे घंटे तो आपको समय निकालना चाहिए। अगर आप आधे घंटे नहीं निकाल पाते हैं तो एक वीक में कम से कम कोई एक दिन ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको करंट अफेयर के लिए कम से कम 4 से 5 घंटे आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा है तीसरा पॉइंट है कि जनरल साइंस। जनरल साइंस के लिए आप एक साइंस का जो बुक है लूसेंट, आपको इसको परचेज कर लेना है। लूसेंट इसलिए मैं कहता हूँ कि जो सारा सिलेबस है वो एक जगह नोट्स के फॉर्मेट में आपको देखने को मिल जाता है, तो लूसेंट आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा NCERT के PDF आपके पास होने चाहिए, चैप्टर वाइज कम से कम क्लास 9th और क्लास 10th के PDF आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा है कि रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कलेक्शन, ये बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने पहले कहा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपका ALP के CBT 1 का होना चाहिए। उसके अलावा एक साइंस का भी आप एक बुक ले लीजिएगा जिसमें केवल और केवल साइंस के क्वेश्चंस आए हुए हों रेलवे में। जैसे कि अगर JEE के भी दिए रहते हैं, NTPC के जो क्वेश्चन आए रहते हैं, सबका एक कलेक्ट करके दिया रहता है कि साइंस के ये सारे क्वेश्चंस हैं। और साइंस का कोई ऐसा डेफिनेट सिलेबस नहीं है कि ALP में यही पूछा जाएगा और JEE में ये पूछा जाएगा और NTPC में ये पूछा जाएगा। सभी के जो क्वेश्चंस हैं मिले जुले रहते हैं और लेवल भी सबका एक ही जैसा रहता है। CBT 1 की खासकर बात की जाए तो सारे साइंस के क्वेश्चन को आपको एक एक करके पढ़ना है और उसके नोट्स बनाने हैं जो आपको नहीं आते हैं। फोर्थ नंबर का हमारा पॉइंट है रीजनिंग की एक बुक आपके पास होनी चाहिए। रीजनिंग अगर जो लड़के बिगिनर हैं, जिन्होंने पहले तैयारी नहीं की हुई है, तो एक बुक ज़रूर आप रखिए। अगर जिन्होंने पहले तैयारी की हुई है, CBT 1 का पेपर दिया हुआ, उनके पास तो बुक ऑलरेडी होगा भी और उनको रीजनिंग की बुक उतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो टेस्ट सीरीज़ से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी उसके रीजनिंग के जो पोर्शन है वो स्ट्रांग हो जाते हैं। कुछ 2-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन रहते हैं जो वीक रहते हैं, तो उन पर वो टेस्ट सीरीज दे दे करके धीरे धीरे उनका स्ट्रांग हो जाता है। तो ये बुक भी आपको परचेज कर लेना है। फिफ्थ नंबर का पॉइंट है बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का भी बुक आपको खरीद लेना है। बहुत सारे लोग होंगे जो ITI किए होंगे, जो ALP का भी फॉर्म भर रहे हैं और टेक्नीशियन का भी फॉर्म भरेंगे, तो उसमें भी बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग अब सिलेबस में इंक्लूड कर दिया हुआ है। तो अलग अलग पेपर हो रहे हैं ग्रेड 3 और ग्रेड 1 के। तो अगर आप केवल ALP की तैयारी कर रहे हैं तो आपको CBT 2 में इसका काम आएगा, लेकिन टेक्नीशियन में आपको तो एक ही पेपर हो रहा है, आप तो उसमें भी आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगा। तो ये बुक भी आपको परचेज कर लेना है। 6 नंबर का हमारा पॉइंट है ट्रेड का बुक और ITI का बुक। ट्रेड का किसी टीचर्स का एक बुक आप ले लीजिए जो ALP को ध्यान में रख कर के उन्होंने लिखा है या बनवाया है या छपवाया है, कहीं से कॉपी पेस्ट किया हो चाहे कैसा भी किया हो, तो वो ट्रेड बुक उनका ले लेना है आपको। उसके बाद से ITI की एक बुक लेनी है जो निमी पैटर्न पे होगी। और ITI में जो पढ़ाया जाता है, अगर आपने ITI किया हुआ तो आपके पास बुक होगा, नहीं भी आपने ऐसे काम चलाऊ कर लिया है तो भी आप ऑनलाइन इसका एक बुक अपने ट्रेड का ले लेना है। फॉर्म भरते समय अभी तक ट्रेड का ऑप्शन नहीं खुल रहा था, तो ट्रेड खुल गया हुआ है, तो जो भी आपने ट्रेड भरा है उसके लिए आपको पहले से सारी चीज़ें कलेक्ट कर लेनी है। इसके लिए कोई भी अभी बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेड का कोई बैच CBT 1 के कंप्लीट होने के बाद ही आप ट्रेड का बैच लीजिए। 7वां नंबर का पॉइंट है हमारा कि ऑनलाइन टेस्ट। देखिए, अभी आप शुरुआत कर रहे हैं वीकली टारगेट में, पहले वीक का टारगेट है, तो आप कोई ऑनलाइन टेस्ट अगर आपके पास नहीं है तो लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन ये इतना ज़रूरी नहीं है। कम से कम 2 वीक या 3 वीक के बाद ही हम लोग टेस्ट की शुरुआत करेंगे। तो आप पहले वीक से अगर आप नहीं भी लेना चाहें तो आप अभी स्किप कर सकते हैं, लेकिन लेना तो है, ये टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट तो लेना पड़ेगा आपको। वीकली टारगेट में पहला हमारा जो टारगेट है और पहले वीक का टारगेट है, तो हम बहुत ज़्यादा चीज़ें कंटेंट यहाँ पे लिखा भी नहीं है मैंने, बेसिक से शुरुआत मैंने की है और इस वीक में चीज़ों को समझना है, कैसे क्या करना है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई हैं। डेली आपको एक PYQ 2025 में जो आए हुए पेपर हैं उसको करना है। कम से कम पूरे वीक में आपको 7 पेपर कर लेने हैं। अच्छे से करना है, देख करके किस किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने पढ़ा नहीं है, पहला अटेम्प्ट है आपका, तो वो कठिन भी लगेंगे, लेकिन फिर भी आपको वो क्वेश्चन गूगल से, चाहे ChatGPT से, AI से, कहीं से उसको सॉल्व करना है, क्योंकि
बुक्स नहीं है तो सोल्यूशन तो आपको मिलेगा नहीं। केवल पीवाईक्यू जो पेपर हैं उसके पीडीएफ मिल जाएंगे। तो उन क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन कठिन है, ये डिफ़िकल्ट है और ये ईजी है, तो पूरे पेपर में आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि 75 क्वेश्चन के पेपर है। तो अगर अभी मैंने तैयारी नहीं शुरू की हुई है तभी मैं 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन आसानी से कर ले रहा हूँ, और मैंने अगर तैयारी की हुई है तब भी मेरे नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो मुझे किन किन पॉइंट्स पे ध्यान देना है, कौन कौन से चैप्टर को फिर से अच्छे से पढ़ना है। तो ये काम आपको 7 वीक में करना है, और इसकी एनालिसिस भी करके रखना है कि क्या मेरा वीक पोर्शन है, क्या स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, क्योंकि हर स्टूडेंट का अपना अपना स्ट्रॉन्ग पोर्शन होता है, अलग अलग अपना वीक पोर्शन होता है। सेकंड हमारा पॉइंट है कि डेली 100 क्वेश्चन साइंस का आपको पढ़ना है, केवल रीडिंग करनी है। ये पहले वीक का टारगेट है, और आपने कोई सिलेबस अभी नहीं पढ़ा है, पहला अटेम्प्ट है, तो इसलिए मैं ये केवल आपको कह रहा हूँ कि कम से कम इस वीक में आपको मिनिमम 600 प्लस क्वेश्चन साइंस के आपको केवल रीड करने हैं। और एकदम ध्यान में रखिएगा ये बात कि 100 क्वेश्चन रीड करना है। चाहे आप वीक 2 के टारगेट में आप देख रहे हो कितने दिनों बाद भी अगर आप देख रहे हो, अगर आप पहले वीक से शुरू कर रहे हैं तो ये काम आपको करना है पहले वीक में, कि साइंस का जो भी आपने बुक परचेज किया हुआ है, जो भी रेलवे के क्वेश्चन आए हुए हैं साइंस में, चाहे न्यूमेरिकल्स हो गया, थियरी हो गया, उसके डेली 100 क्वेश्चन की रीडिंग करनी है। और 100 क्वेश्चन की केवल रीडिंग अगर आपको करना है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका लगेगा 2 घंटे। केवल रीडिंग करना है तो 2 घंटे मैं ले रहा हूँ, हालाँकि रीडिंग में इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा-सा सोचने, समझने, लिखने के लिए आपको 2 घंटा लग जाएगा। तो 2 घंटे में इसको रीडिंग करते समय क्या-क्या चीज़ों का आपको ध्यान देना है। पहले बात तो आपको बुक में मार्क करके रखना है कि ये क्वेश्चन थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, ट्रिकी है, और ये क्वेश्चन बार-बार रिपीट हो रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। ये आपको उसमें स्टार मार्क करिए, चाहे इम्पोर्टेंट लिखिए, कुछ भी लिखिए, हाइलाइट करिए, कुछ भी करिए, लेकिन बुक में मार्क करके रखना है। ठीक है? क्योंकि बाद में अगर आप पढ़ने जाएँ तो उन पॉइंट्स पे आप थोड़ा-सा ध्यान से दे कर के पढ़ें। और ये एक ओवरव्यू के लिए मैं चीज़ों को कह रहा हूँ। अगर आप 700 क्वेश्चन आप 1 वीक में तैयार कर सकते हैं, तो साइंस से अगर आप 1500 क्वेश्चन या 2000 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लिए, तो लगभग मान के चलिए आपको 80 से 90% साइंस के जो क्वेश्चन हैं वो अब रिपीट होने वाले हैं। तो 1 वीक में 600 प्लस क्वेश्चन। उसके बाद से अगला काम क्या करना है, अलग-अलग पेज पर क्वेश्चन किस टॉपिक से लिखा हुआ है आपको लिखना है। मतलब एक अलग से पेज ले लीजिएगा 2 पन्ने का, उसको स्टेपल कर लीजिएगा, और आपको उसमें पॉइंट्स क्या लिखने हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन टूथ से रिलेटेड आ गया, ह्यूमन टूथ से रिलेटेड, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि हाँ, ह्यूमन टीथ का वाला जो पोर्शन है टूथ का, वो पढ़ना है मुझे। भले ही ये क्वेश्चन मुझे दिखा, 2 क्वेश्चन दिखा, तो मतलब इससे क्वेश्चन बनता है। तो जब मैं टारगेट दूँगा और मैं कहूँगा कि साइंस का एक-एक टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना है आपको यूट्यूब पे, भले ही कोई टीचर अगर नहीं भी पढ़ाया है तो अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो कोई ना कोई एक वीडियो मिल जाएगा, और उसमें डिटेल में वो एक्सप्लेन भी किए रहेंगे। तो ये सारे टॉपिक आपको ढूँढने भी पड़ेंगे खुद से, क्योंकि अगर किसी के बुक आप परचेज़ करते हैं तो सिलेबस लिख देता है कि ये चैप्टर है, वर्क पावर एनर्जी है, हार्ट है, तो ये है, वो है, ये सब लिखता है। लेकिन कोई छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं उसको नहीं वो लिखते हैं। जैसे पीएच वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो वो क्वेश्चन जब मिलेगा तो आपको ध्यान देना है कि हाँ भाई, पीएच वैल्यू, ह्यूमन बॉडी में जो पीएच वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है वो मतलब पूछा जाता है। तो वो पॉइंट्स आपको लिख कर के रखने हैं, और साइंस में कम से कम अगर आप इस तरह से पॉइंट्स लिखने बैठेंगे तो 40 पॉइंट 50 पॉइंट कम से कम आपको देखने को मिलेगा, और बाद में वो आपका रिवीजन करने में हेल्प होगा। जो लोग हमसे हमारे गाइडेंस बैच से जुड़े होंगे उनसे मैं तो बिल्कुल पूछूंगा कि क्या आपने पहले वीक का टारगेट पूरा किया है कि नहीं किया है। अगर आपने टारगेट नहीं पूरा किया है, मतलब क्या है कि आप पहले वीक में तो आप स्लो हो ही गए हैं। और देखिए, हमारा ये 7 दिन 10 दिन के बाद से हमेशा टारगेट आता रहेगा, और मैं हमेशा वीकली टारगेट बोलता हूँ, लेकिन कभी कभी टारगेट मेरा बड़ा रहता है तो मैं 10 दिन तक का टाइम देता हूँ, और इतना सफिशिएंट टाइम देता हूँ कि आप एकदम आसानी से, एकदम कछुए की चाल से भी अगर आप चलेंगे तो आप अपना टारगेट ये पूरा कर लेंगे। तीसरा हमारा पॉइंट है कि क्या-क्या अब आपको इस वीक में कर लेना है पहले। जो लोग पहला अटेम्प्ट देने वाले हैं इस बार, एक कोर्स ले लेंगे। अब ये कोर्स मैंने बोला है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि तुरंत जाकर के इसी का भी ले लीजिए। ये पूरा वीक आपको इसीलिए दिया जा रहा है कि आप सभी टीचर्स का वीडियोज़ देखिए, 2 वीडियो, 3 वीडियो इस तरह से देखिए। जिन टीचर के वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं, उनके एप्लीकेशन या फिर ऑनलाइन जहाँ से भी वो कोर्स दे रहे हों, आप उनका कोर्स परचेज़ कर लीजिए, और उनसे आपको पढ़ना है, सीबीटी की तैयारी करनी है। और इतना तो आपको आइडिया लग ही जाएगा कि 3, 4, 5 वीडियो अगर आप 2-4 टीचर्स का देख लेते हैं, अगर आप हमारे गाइडेंस बैच में भी जुड़ेंगे, हमारे गाइडेंस बैच में भी अगर आप जुड़े हुए हैं, तो वहाँ भी आप मैसेज के द्वारा एक दूसरे से हेल्प ले सकते हैं कि कौन सा बैच जो है किनका लेना चाहिए, तो वहाँ भी आपको मदद मिल जाएगी। बुक्स सभी ले लेने हैं, जो भी मैंने बताया है, बुक्स आप इस वीक में ले लीजिएगा, चाहे ऑनलाइन ले लीजिए, चाहे नज़दीकी शॉप पे जाकर के ले सकते हैं। आप चाहे तो शॉप पे जाएँगे तो वहाँ पे कई सारे बुक्स देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पे आपको कंपैरिज़न करने का मौका मिल जाता है। अगर आप ग्रुप में पढ़ते हैं, 2-3 लड़के साथ में रह कर के पढ़ाई कर रहे हैं, तो कोशिश करिए कि एक ही सब्जेक्ट के 2 या 3 बुक अलग-अलग पब्लिकेशन का आप ले लीजिए।
नेक्स्ट हमारा जो ज़रूरी चीज़ है गाइडेंस बैच है। अगर आप द स्टूडेंट को फॉलो करते हैं, हमारे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं और हमारे गाइडेंस से आप जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारा गाइडेंस बैच ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। अभी जो है ये प्राइस 49 का है, बाद में ये 79 CBT 1 का जो गाइडेंस बैच है वो हो जाएगा, जिसमें जो टेस्ट वाला चीज़ है वो इसी में मिल जाएगा। अगर आप केवल टेस्ट लेना चाहेंगे तो अभी मैंने केवल टेस्ट के लिए अलग से नहीं बनाया हुआ है, लेकिन इन फ्यूचर में अगर आप कहेंगे कि हमें आपके गाइडेंस बैच से अगर नहीं जुड़ना है, ग्रुप कॉल में नहीं ज्वाइन होना है, केवल टेस्ट का आपको ज्वाइन होना है, तो उसका भी मैं अलग से बना दूँगा। लेकिन मैं ज़्यादातर आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप गाइडेंस बैच में जुड़ेंगे तो टेस्ट तो चलिए ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, लेकिन जो मैं बताता हूँ ग्रुप कॉल में उसका बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। नेक्स्ट हमारा है कि 4th नंबर का पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, अगर आप लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो लाइब्रेरी में जाकर के अभी ही ज्वाइन हो जाइएगा। इस वीक में आप डिसीजन ले लीजिएगा कि अगर आपको लाइब्रेरी से पढ़ना है या फिर रूम से भी पढ़ना है, एक डिसिप्लिन वे में 6 से 8 घंटे मिनिमम आपको पढ़ना है डेली। ये आपको काम करना है। और सबसे ज़रूरी है जो मैंने इस बार इसको ऐड किया हुआ है कि अगर आपके मोबाइल में कोई बिना काम के एप्लीकेशंस हैं, उसको बेधड़क आप अनइंस्टॉल कर लीजिए। जो पेजेस आपकी पढ़ाई के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, चाहे फ़ेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जहाँ से भी, उसको आप अनफ़ॉलो कर लीजिए या फिर अनसब्सक्राइब कर लीजिए। जो आपकी पढ़ाई के लिए कम से कम जब आप तैयारी कर रहे हैं, तो उस बीच में हम चाहते हैं कि चारों तरफ से आप स्टडी मटेरियल या फिर उस तरह के एनवायरनमेंट में घिरे रहिए जो आपको मतलब पढ़ाई में सिलेक्शन में मदद करे। बाकी अगर आप नहीं फॉलो करना चाहते हैं तो आपके ऊपर है, आप उनको फॉलो करके सब्सक्राइब करने के बाद भी अपने आप को डिसिप्लिन रख पाते हैं तो भी कोई बुरी बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने बताया अभी आपको कि वीक 1 में क्या-क्या चीज़ें कवर करनी है, तैयारी की शुरुआत कैसे करनी है, ये सारा चीज़। और आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जा कर के ज्वाइन हो जाइए। जो बैच लेना चाहते हैं बैच में भी जा कर के ज्वाइन हो जाइए। और इसका ग्रुप कॉल जो है उस बैच में ही आपको बता दिया जाएगा कि कब होगा। हालाँकि ज़्यादातर 90% चांसेस रहते हैं वो संडे को ही होता है, नहीं तो सैटरडे को रात में ही होता है। जब सब लोग फ्री हो जाते हैं खाना-वाना खा कर के, तब हम लोग जुड़ते हैं, 2 घंटे 3 घंटे वहाँ पे बातें करते हैं। इन दोनों पेज का जो पीडीएफ है आपको उस बैच में CBT 1 के गाइडेंस बैच में आपको देखने को मिल जाएगा। वीडियो के नीचे वीडियो भी वहीं पे मिल जाएगा और उसके नीचे जस्ट ये पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। बार-बार आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इससे भी आपका समय बचेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।